मुल्क से बाहर गया, दूसरी दफा झूठ बोल के मुल्क से बाहर गया, वो फैसला कर रहा है। उसके साथ और कौन है? उसके बेटे हैं जो इस मुल्क से बाहर भाग के गए इत्तेसाब से, इनके दौर में, नून लीग के दौर में। और क्यों गए? क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकते थे कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज इनकी लंदन में किधर से आई। और उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर के बेटे कहते हैं हम लंदन के शहरी नहीं हैं, क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकते कि अरबों रुपए की वो हसन नवाज, वो कम से कम 10 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी उसने लंदन में ली, वो किधर से आई। साथ है इनकी बेटी जो पनामा में इसके नाम पे ये 4 बड़े बड़े महलात का इंकशाफ हुआ था, जो सबने हुसैन शरीफ ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, नवाज शरीफ ने कहा हमारे हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि पैसा किधर से आया। तो वो वहां बैठे हुए हैं, इसहाक डार के बेटे वहां बैठे हुए हैं जो कि मुल्क से बाहर भागे हुए हैं, और इसहाक डार भी मुल्क से बाहर भागा था जब तक एनआरओ नहीं दिया और हैंडलर्स ने उसको ये यकीन दहानी नहीं की कि फिक्र ना करें आप आ जाए तो आपको कोई नहीं पकड़ेगा। तो ये वो लोग, और जिसपे फिर शहबाज शरीफ का बेटा बैठा हुआ है, सलमान शहबाज, जो एहतसाब से भागा हुआ बाहर। तो वो जो इस मुल्क के चोरों का टब्बर है, वो फैसला कर रहा है इस वक्त इस मुल्क के मुस्तकबिल का। तो मैं ये अपनी सारी कौम को ये बताना चाहता हूं कि ये किसी दुनिया के मुहज़्ज़ब माशरे में ये तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता कि ये होगा कि मुल्क के अहम फैसले मुल्क के बाहर हों और वो लोग करें जो 30 साल से मुल्क के पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। और मैं दूसरी बात कि शहबाज शरीफ के ऊपर एक अखबार के ऊपर इसने हरजाना किया कि मेरी तौहीन की गई है और इसने जाके अदालत में चला गया। अब शहबाज शरीफ को नहीं पता था कि बरतानिया की अदालतें क्यों, विंस्टन चर्चिल उनके जो बड़ा स्टेट्समैन था, उसने क्यों कहा जब बरतानिया हिटलर की दूसरी जंग अजीम में जब तबाह कर रहे थे बरतानिया को, तो उसने क्यों कहा, उसने जब किसी ने पूछा हम बच जाएंगे, तो उसने कहा क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? तो उन्होंने कहा जी दे रही हैं। तो उन्होंने कहा कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं हरा सकती। उनकी अदालतों के अंदर ये चला गया शहबाज शरीफ, और अब उन्होंने 8 या 9 दिसंबर को इसको बुला लिया है, इससे जवाब मांगे हैं। अब शहबाज शरीफ को गलत फहमी हुई है कि टेलीफोन उठा के तो जज को कह के जी बेनजीर को 3 नहीं 5 साल सजा देना है। इसके जो माजी में ब्रीफ केस पकड़ के कोयटा बैंक पे जाने वाला, बेंच को खरीदने वाला, उसको ये नहीं पता कि वो किधर फंस गया जाके। और इनके लिए सबसे बड़ा अब ये चैलेंज होगा शहबाज शरीफ के लिए कि अदालत में अब उन्होंने बताना पड़ेगा कि क्या जो उसने इल्जामात लगाए, और उसने बड़े, जो उनका अखबार डेली मेल है, बड़े संगीन इल्जामात लगाए इसकी चोरी के ऊपर। तो ये मैं सिर्फ आपको अब बताना चाहता हूं, ये है फर्क। क्यों वो माशरे में खुशहाली है, क्यों यहां से लोग नौकरियां ढूंढने जाते हैं बाहर, क्यों यहां आपके लाला मूसा से खास तौर पे, और ये सारा गुजरात, लाला मूसा, ऊपर झेलम, इतने लोग मैं मिला हूं यूरोप में, नौकरियां ढूंढते हैं पाकिस्तानी, हमारे पंजाब के शहरी स्कैंडिनेविया में क्यों जाते हैं नौकरियां ढूंढने? वहां के वसाइल हमारे से ज्यादा नहीं है, लेकिन उधर इंसाफ है। देखिए बार बार मैं आपको एक चीज समझाता हूं अपनी कौम को, क्योंकि मेरा काम है आपकी तरबियत करना। तो जब तक एक मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, वो माशरा खुशहाल नहीं हो सकता, वो माशरा आजाद नहीं हो सकता, उस माशरे में जमहूरियत हकीकी नहीं आ सकती, हकीकी आजादी नहीं आ सकती। वो माशरे के अंदर जिधर कमजोर को ताकतवर से कानून तहफुज नहीं देता, वहां जंगल का कानून होता है। वो जो मर्जी आप कर रहे हैं, आप अच्छी सी भी पॉलिसीज ले आए, वहां गुर्बत होगी। सारी जो जिसको कहते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड, जो गरीब मुल्क है, उन सब की यही कहानी है। तो मैं इसलिए बार बार आपको समझाता हूं मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि मैंने ये मुल्क देखे हुए हैं, मैंने टाइम गुजारा हुआ है यहाँ, मुझे पता है। इसलिए मैंने 26 साल पहले इंसाफ की तहरीक शुरू की थी कि ये एशियन टाइगर नहीं बनने लगा पाकिस्तान, लाहौर को पेरिस नहीं आप बना सकते। जब आप अदल और इंसाफ का निजाम लेके आएंगे, यहाँ की कौम को आजाद करेंगे, हकीकी आजादी देंगे, ये कौम खुद ही इस मुल्क को उठा लेगी। यहाँ जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हैं, जो मेरी आज सुन रहे होंगे, मुझे मेरा उनसे इंटरेक्शन है, उनसे पूछे तो सही क्यों नहीं वो पाकिस्तान में आके पैसा लगाते।
वो सबसे पहले आपको कहेंगे कि हम इसलिए पैसा नहीं लगाते पाकिस्तान में आके कि हमें डर होता है कि अगर हम प्लॉट लेते हैं तो उसके ऊपर कब्जा हो जाता है और हम कब्जा नहीं छुड़ा सकते। तो हम कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं जिस मुल्क के अंदर हमें कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, जिसमें एक फिक्रा इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट नहीं होती। जब उस मुल्क में हमारी सरमाए की हिफाजत ही नहीं होती तो हम कैसे उस मुल्क में पैसा लगाएंगे। और दूसरी बात वो ये कहेंगे, खासतौर पर बरतानिया में जो बैठे पाकिस्तानी हैं, कि ये जो मुल्क के सरबराह हैं जो हमें कहते हैं कि पाकिस्तान में अपना पैसा लेके आओ, तो अपना पैसा तो पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। इनके तो बड़े बड़े मालात बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं, तो ये हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पैसा लगाओ, और वो ये कहते हैं कि ये पैसा बाहर क्यों भेजते हैं। नंबर 1 चोरी का पैसा है, क्योंकि अगर चोरी का पैसा क्यों बाहर भेजना पड़ता है कि पाकिस्तान में नजर आ जाएगा। यहां पर अगर एकदम इनकी दौलत में अरबों रुपए का इजाफा होना शुरू हो जाए तो पूछेंगे तो सही ना कौम के किधर से पैसा आया, वो ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि चोरी का पैसा है, इसलिए इनको बाहर भेजना पड़ता है। और याद रखें जब बाहर भेजते हैं, और मैं ये बार बार आपको इसलिए बताता हूं कि जब आपका मुल्क का पैसा चोरी करके, जिस तरह ये टीटी केस है शहबाज शरीफ का और बेटों का, कि पूरी एक गाड़ी में पैसा, पहले वहां से इनके मॉडल टाउन के घर से वो गाड़ी में पैसा रखा जाता था, फिर पुलिस गार्ड लेके जाती थी हुंडी और हवाले, जिधर से ये पैसा डॉलर में चेंज होता था और फिर बाहर भेजते थे। और फिर जो पैसा पाकिस्तान मंगवाना हो तो वो एक उन लोगों के नाम पे लेके आते थे जो कभी पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गए। मसलन और जरदारी भी यही करता था, तो वो पापड़ वाला और चीनी वाला और ये वो लोग उनके पासपोर्ट लेते थे और कहते थे जी इन्होंने बाहर से रेमिटेंसेस भेजी है। तो खुद ही कानून बनाया था 1992 में कि जी अगर बाहर से कोई पैसा भेजेगा तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और ये हुदैबा पेपर मिल भी यही केस था, जरदारी का भी यही केस है, वो जो फेक अकाउंट्स का है इनके भी यही केस है। तो ये वहां से उन्होंने पैसे बाहर, पहले चोरी करके चोरी का पैसा बाहर, रेमिटेंस से वापस जिसकी जरूरत है, बाकी पैसा इनका बाहर पड़ा है। जो इनका ज्यादातर माल है ये दोनों बड़े बड़े खानदानों के बाहर पड़ा हुआ है पाकिस्तान से, और बड़ी शान और शौकत में वहां रहते हैं। और ये इस मुल्क का अलमिया है कि ये हर थोड़ी देर के बाद इनको एनआरओ मिलता है, फिर वापस आते हैं, फिर लूटते हैं, फिर पैसा बाहर ले जाते हैं। और ये आपके सामने हो रहा है इस वक्त, ये जो तमाशा है कि सारे जनाब लंदन की तरफ देख रहे हैं, चोर बैठ के फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। यानी मुझे हैरत होती है कई दफा कि ये जब हम तो ये वहां से पैसे बाहर, हमने पहले चोरी करके हम ये सोचते हैं कि ये अल्लाह, ये हम किस दुनिया में रह रहे हैं कि किसी भी दुनिया के मुल्क में ये मुझे कोई बता दे, मैं बरतानिया में पता नहीं कितने 20-30 साल गुजारे हैं, कोई सोच सकता है वहां की इस तरह की चीज हो? कोई सोच सकता है कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर की बाहर प्रॉपर्टीज पड़ी हो, और अगर पड़ी हो तो वो एक दिन भी ऑफिस में रह सकता है जब तक जवाब ना दे? कोई सोच सकता है कि मुल्क के बाहर प्राइम मिनिस्टर आए, बाहर भाग जाए, जब उसका एहतसाब हो वापस आके फिर ऊपर बैठ जाए, केसेस माफ हो जाए, और फिर जब उसको फिर पकड़ने लगे फिर बाहर भाग जाए और कौम के फैसले बाहर से करे? ये सारी कौम जरा सोचे इसके ऊपर कि इसका कोई मुहज्जब माशरे के अंदर इस तरह की मिसाल नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि जी आर्मी चीफ का, मेरे ऊपर भी 1-2 इल्जाम लगाए जी, उसका हमने मुतनाजा कर दिया उसका, आर्मी चीफ का। मैंने तो कभी मुतनाजा नहीं किया। मैं तो कहता हूं जो मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ है उसको बनाना चाहिए। मुझे तो कोई अपना आर्मी चीफ नहीं चाहिए, फिर से ना मुझे अपना कोई जज चाहिए, ना मुझे कोई अपना आईजी चाहिए, ना मुझे अपना कोई नैब का हेड चाहिए। मुझे तो 3 मेरिट के ऊपर लोग चाहिए, इनको चाहिए। हर आदमी इनका अपना होना चाहिए। अब पिंडी इस्लामाबाद का शहबाज शरीफ ने आईजी बनाया, इसको सजा होने वाली थी सेफ सिटी केस में, इस आईजी को इसको सजा होने वाली थी, इसने उठा के उसको आईजी बना दिया। क्यों बनाया इसका? क्योंकि वो करप्ट है, वो अब इसकी खिदमत करेगा, वो इसका हर नाजायज काम करेगा। इसलिए इस तरह मुल्क तबाह होते हैं कि इदारों के ऊपर लोगों को इसलिए नहीं लेके आते कि वो मेरिट पे और मुल्क का फायदा होगा और इदारे को मजबूत करेगा। उनको इसलिए लेके आते हैं कि ये इनके गलत काम करेंगे, और यही इन्होंने करवाया आज तक। अदलिया के अंदर इन्होंने डंडे मार के जब चीफ जस्टिस सुजाद अली शाह जैसा दयानतदार जज को जब भगाया वहां से, और फिर पैसे रिश्वत दे के उसको जब हटाया,
تو اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی فکر تھی کہ پاکستان کی عدلیہ ٹھیک کام نہیں کر رہی، اس لیے کہ وہ ان کے نیچے نہیں تھی، ان کی غلامی نہیں کر رہی تھی، ان کے غلط کاموں کے اوپر غلاف نہیں ڈال رہی تھی، چھپا نہیں رہی تھی۔ تو جب جن لوگوں کی پوری تاریخ ہی یہ ہو تو وہ لوگ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کریں گے لندن میں بیٹھ کے، اور میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو ان کے ہینڈلرز ہیں، کیا ان کو فکر نہیں ہے پاکستان کی؟ کیا ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ کیا ان کو تب نہیں سمجھ آ رہی تھی جب یہ ایک چوروں کے اوپر مسلط کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے ان کو پھر سے جب مسلط کیا انہوں نے، تو کیا ان کو یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ملک کے ساتھ؟ تو یہ جو ہو رہا ہے یہ ہونا تھا کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی یہی کیا ہے۔ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا کہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے ہم، جو عدم اعتماد سے پہلے مارچ کے اندر جو پاکستان تھا، مجھے وہ بتائیں۔ آج پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے پوچھیں، پاکستانی کسانوں سے پوچھیں، پاکستان کے مزدوروں سے پوچھیں کہ وہ کس طرح پاکستان جا رہا تھا۔ 17 سال کے بعد ہماری بہترین ملک کے اندر دولت میں اضافہ ہو رہا تھا جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں۔ تیسرے سال میں 5.7% ہماری اکانومی گرو کی، اور چوتھے سال میں 6%، اور انشاءاللہ اگر ہمیں یہ سازش کے تحت نہ ہٹاتے ہم نے 7% پہ جانا تھا۔ جو تیل کا تھا، جو اصل ہمیں جھٹکا پڑا تھا تیل کا، تیل کی قیمتیں تو نیچے آ گئی ہیں، تو ہم نے جو اپنے لوگوں کو مہنگے ڈیزل اور پیٹرول سے بچایا تھا سبسیڈائز کر کے، وہ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم روس سے سستا تیل لیں گے، اور دوسری چیز ہم اور چیزوں سے پیسہ نکال کے، یعنی اور اپنی ڈیولپمنٹ فنڈ سے پیسہ عوام کو سبسیڈائز کریں گے تاکہ بوجھ نہ پڑے عوام پہ، تاکہ مہنگائی نہ ہم روکے رکھیں۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے تو انہوں نے مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی، ہماری 15 سے 16 تک گئی ہے ہماری مہنگائی ہمارے دور میں، اور انہوں نے شور مچایا ہوا تھا۔ یا 27% ہے آج مہنگائی، 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں، اور انہوں نے ان کی وجہ سے، کیونکہ یہ اکانومی نہیں ہینڈل کر سکے، آج روپیہ ان کے دور میں تقریباً 39 روپیہ گرا ہے، اور 49 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے۔ ان کے دور کے اندر آج پٹرول ڈیزل کی قیمتیں کدھر ہیں؟ ہمارے دور میں کدھر تھی؟ ان کے دور میں بجلی کی قیمت آج کدھر گئی ہے؟ جو آج لوگوں سے پوچھیں کہ جو لوگوں کو بجلی کے بل آ رہے ہیں، ابھی جو گیس کی شارٹیج آنے والی ہے اور جو گیس کی قیمتیں ہیں یہ سردیوں میں ان کے دور میں آج دیکھنا آپ کدھر آ رہی ہے، جو انہوں نے IMF سے مان چکے ہیں۔ تو میں سوال یہ ہے کہ ہمارے دور میں بھی IMF تھا، ہمارے دور میں بھی کورونا کی وجہ سے مہنگائی تھی، عالمی مہنگائی تھی، لیکن وہ دور دیکھ لیں مارچ کا اور یہ آج دیکھ لیں، 6 مہینے میں یہ ملک کدھر پہنچا ہے۔ آج وہ موٹر سائیکل مینوفیکچرر سے پوچھ لیں کہ ان کا کیا حال ہوا ہے، آج وہ موٹر والے کتنی کاریں بک رہی ہیں، وہ آج دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے۔ انڈسٹری جو تاریخی ہمارے سالوں کے بعد ہماری انڈسٹری تیزی سے اوپر جا رہی ہے، تقریباً 26%، وہ آج 0 پہ پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھے گی۔ فیصل آباد میں 8 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، وہی فیصل آباد جدھر مزدور نہیں مل رہا تھا مارچ کے اندر۔ تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیا، یہ جو ہینڈلرز لے کے آئے ہیں اور یہ جو آج تماشے ہو رہے ہیں پاکستان سے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کس نے جواب دینا ہے اس کا؟ کون بتائے گا کہ یہ قوم کو کدھر سے کدھر لے گئے ہیں؟ آج پاکستان کے پاس جو دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ ہو ہی نہیں رہا۔ گروتھ ریٹ کا مطلب کہ دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب گروتھ ریٹ نیچے آتا ہے اور یہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ پہنچ جائے گا 6% جو ہمارے دور سے، اب یہ پہنچ جائے گا تقریباً 1% سے بھی کم۔ جب دولت کے اندر اضافہ کم ہوگا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہم نے قرضے تو دینے ہیں، قرضے لیے ہوئے ہیں، قرضوں کی قسطیں واپس کرنی ہیں۔ تو جب ہماری دولت میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا تو قرضوں کی قسطیں کیسے واپس کریں گے؟ کدھر سے پیسہ آئے گا؟ آج یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ، تو قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے ملک، اور جو دولت بڑھ رہی تھی وہ بڑھ نہیں رہی۔ دولت کے اندر اضافہ ہوگا تو قرضے واپس کریں گے، وہ تو اب نیچے جا رہا ہے۔ ہماری ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہی ہے، ہماری ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں، جو بیرون ملک پاکستانی ریمیٹنسز بھیجتے تھے وہ نیچے جا رہی ہیں، تو دولت نیچے جا رہی ہے ملک کی۔ تو یہ کس نے، کون ذمہ دار ہے اس کا کہ ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا؟ یہ قوم سوال پوچھے گی۔ تاریخ یہ چیز نوٹ کر رہی ہے کہ یہ جو ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، کون کون لوگ ذمہ دار ہیں اس کے؟
اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے منہ بند کر کے